कोमरपुर नाम के एक गांव में विनय नाम का एक आदमी मैकेनिक का काम किया करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम कमला था। कमला के जन्म लेते ही उसकी मां नूतन का देहांत हुआ था। इस वजह से कमला की परवरिश का सारा बोझ विनय पर आ गया था। एक दिन विनय का मित्र वर्मा उससे मिलने आया। सुन विनय, मैं कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, पर तुम क्या सोचोगे यही सोचकर नहीं बता पाया, पर आज कह देता हूँ। तुझे शहर में मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद यहाँ गांव में मैकेनिक का छोटा शॉप रख अपनी बेटी की परवरिश करते हुए सही लग रहा है? मैं कहता हूँ कमला को यहाँ से शहर ले जाओ और अच्छी सी नौकरी कर लो। ऐसे वर्मा ने कहा। इतनी छोटी उम्र में कमला को शहर ले जाकर वहाँ की रफ्तार भरी जिंदगी नहीं दिखाना चाहता। मैं यहीं रहूंगा, अपनी विवेकता से और कुछ किताबें पढ़कर बैटरी पर चलने वाली एक स्कूटर बनाने वाला हूँ। अगर मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे सब कुछ ठीक रहा और गाड़ी चलने लगी तो मेरा शहर जाना तो दूर, शहर के ही बड़े बड़े कंपनीज मेरे पास आ जाएंगे मेरे इस आविष्कार के लिए। ऐसे विनय के कहने पर वर्मा ने कहा। क्या कहा? तू बैटरी पर चलने वाली स्कूटर बना रहा है? बड़े बड़े नामी कंपनी वाले भी बैटरी की स्कूटर बनाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। क्या तू उनसे भी बड़ा है? क्या वाहनों में तुम्हारा अनुभव उनसे भी ज्यादा है? ऐसे बेतुके ख्याल अपने दिमाग से निकाल और चुपचाप कमला को लेकर शहर जा और कोई कंपनी में काम कर ले और आराम से जी लेना। ऐसे चिढ़ कर कहा और वहां से चला गया। ये मुझे शहर जाकर पैसे कमाने के लिए कह रहा है, पर मैं जब ये चाहता हूँ कि खुद मैं यहाँ पर रहकर कुछ बनाऊं तो मना कर रहा है। मैं बैटरी की वाहन बनाने वाला हूँ, इस बात पर किसी को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? अब खुद को साबित करने के लिए मुझे ये कर दिखाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो अपनी शॉप पर गया। अपने बैटरी के वाहन को रिपेयर करते हुए सोचने लगा। अगले कुछ ही दिनों में ये बैटरी की वाहन तैयार हो जाएगी। तैयार होते ही मैं इस पर बैठकर सारा गांव घूमकर बताऊंगा। ऐसे ठान लिया। ऐसे कुछ दिन बीत गए। विनय की बनाई हुई बैटरी की गाड़ी तैयार हुई। उस गाड़ी में एक ही पहिया लगा हुआ था। उसने ये सोचकर कि गांव में सभी को अपनी गाड़ी बताएगा, उसने उन्हें बुलाकर, सुनिए वर्मा और जमींदार जी, एक बूंद पेट्रोल या एक बूंद डीजल के बिना भी चलने वाली बैटरी की गाड़ी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। इस गाड़ी को मैं बड़े बड़े कंपनियों में बेचकर तुम सबसे भी बड़ा बनूंगा। अब देखो मेरी गाड़ी कैसे चलती है। ऐसा कहकर गाड़ी पर बैठकर उसे चलाने लगा, पर वो चली नहीं। ये देखकर वहां खड़े सभी जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर विनय बहुत अपमानित हुआ। उसने फिर से कोशिश की, पर इस बार तकनीकी खराबी की वजह से वो नीचे गिर गया। इस हादसे से विनय बहुत शर्मसार हो गया। इस अपमान के भार को लिए वो घर जाकर चुपचाप बैठा रहा। तब कमला ने कहा, पापा, आपका यूं उदास बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं बेटा, पूरे गांव वालों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। सभी लोग मुझे निकम्मा सोच रहे हैं। तब कमला ने कहा, पापा, आपने कितनी कोशिश की है ये आप ही जानते हो। एक बार हार हाथ लगने से आप छोटे नहीं हो जाते। एक बार मेरे लिए फिर से कोशिश करिए ना। ऐसे कमला ने कहा। कमला की बातों से विनय का आत्मविश्वास फिर से जागा। छोटी उम्र में ही तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है बेटा, तुम्हारे लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर विनय फिर से बैटरी की गाड़ी को चलाने में लग गया और इस बार विनय की गाड़ी बहुत अच्छे से चलने लगी थी। विनय अपनी गाड़ी लिए पूरे गांव में घूमने लगा। इस तरह विनय की बनाई हुई बैटरी की गाड़ी के बारे में बड़े बड़े कंपनियों को पता चला। उसकी पूछताछ करने के लिए बड़े बड़े कंपनी से लोग उसे मिलने आने लगे। विनय जी, आपकी बनाई हुई बैटरी की गाड़ी हमें बहुत भाई है। हम आपको इस गाड़ी की बहुत बड़ी रकम देना चाहते हैं। हम आपको बहुत बड़ी लागत देंगे। आपको बहुत सारी ऐसी गाड़ियां बनाकर हमें देनी होंगी। क्या आप राजी हो? विनय ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। इस तरह उनके दिए पैसों से उसने बहुत बड़ा घर बनाया और अपने बेटी के साथ खुशी से रहने लगा। गांव के जो लोग उसे अपमानित कर चुके थे वही लोग आज उसकी सराहना कर रहे थे। विनय एक बड़ी सी कंपनी के लिए बहुत सारे वैसे गाड़ियां बनाने लगा। कमला को भी एक बड़े से स्कूल में उसने दाखिल किया। इस तरह कुछ ही दिनों में विनय उस गांव में सबसे ज्यादा धनी इंसान बन गया। रामपुर नाम के एक गांव में विजया नाम की एक छोटी लड़की रहा करती थी।
उसकी माँ सुगुना थी। सुगुना एक अकेली औरत थी। विजया के जन्म के कुछ ही दिनों बाद सुगुना के पति को लकवा मार गया था, जिस कारण वो बीमार हुआ और चल बसा। तब से सुगुना ही विजया का ख्याल रख रही थी। सफाई का काम कर, अपने पास रही छोटी सी जमीन में खेती कर, जैसे तैसे वो अपना और विजया का गुजारा कर रही थी। पति के देहांत के बाद आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सुगुना ने विजया का स्कूल छुड़ा दिया था। माँ, मैं भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना चाहती हूँ माँ। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चे सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर स्कूल जाते हैं। माँ, मुझे भी स्कूल जाने को बहुत मन करता है, मुझे भेजिए ना माँ। विजया की बात सुन सुगुना ने कहा, बेटा विजया, जितनी मेहनत मैं कर पाती हूँ उससे मुश्किल से ही हम दोनों पेट भर खाना खा पाते हैं। कई बार मुझे तुम्हारा पेट भरने के लिए खुद भूखा रहना पड़ता है। मैंने आज तक तुमसे ये सब इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम दुखी हो जाती, आज भी नहीं बताती, पर मुझे लगा कहीं तुम मेरे बारे में ये न सोचो कि मेरे पास पैसे होते हुए भी अपने स्वार्थ के चलते मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला नहीं करा रही हूँ। ऐसा तुम ना सोचो, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है। मेरा भी बहुत मन करता है तुम्हें स्कूल भेजने का, पर मैं क्या करूं बेटा। सुगुना की बातें सुन विजया बहुत दुखी हुई। माँ, मैं नहीं जानती थी कि सच में तुम इतनी तकलीफ में हो। तुम्हारी इतनी तकलीफ में भी अगर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाई तो मेरा जीना बेकार है माँ। माँ, मैं भी आपकी कुछ सहायता करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप भूखी रहें। ऐसा विजया ने कहा। माँ से ऐसा कहने के बाद विजया सोच में पड़ गई कि वो माँ की सहायता कैसे करेगी। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत माँ के पास गई और कहा, माँ, मेरे क्या करने से आपकी सहायता कर पाऊंगी? हम कैसे ज्यादा पैसे कमा पाएंगे? ये जब मैं सोच रही थी तभी मुझे एक उपाय सूझा। माँ, मैं ये सोच रही थी कि अपने गांव के बहुत करीब एक जंगल है ना, मैंने सोचा कि मैं वहाँ हर रोज जाकर वहाँ पर मिलने वाले फल सब्जियाँ लेकर आऊंगी और उन्हें यहाँ बाजार में बेचूंगी। ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत मैं तुम्हारी मदद कर पाई, इस बात की मुझे थोड़ी खुशी रहेगी। विजया ने अपनी बात रखी। नहीं बेटा, इस तरह जंगल में तुम अकेली लड़की कैसे जाओगी? इतने में वहाँ पर रजिता नाम की एक औरत आई। सुगुना, तुम्हारे किए हुए काम की वजह से कितना नुकसान हुआ है तुम जानती हो? कल तुम्हारे काम करने के समय चकराकर पौधों के ऊपर गिर जाने की वजह से तुम्हें पता है कितने पौधे नष्ट हो गए। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऐसे गुस्से से पूछा। तुरंत विजया बाहर आई। रचिता चाची, थोड़े बहुत पौधों के नष्ट होने से आप इतना गुस्सा कर रही है? मेरा पेट भरने के लिए माँ कई दिनों से भूखी थी, इसलिए सुबह सुबह आपके यहाँ काम करने जब आई तो धूप के कारण चकराकर गिर गई होंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए नुकसान की भरपाई मैं ही करूंगी, पर मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए। ऐसा कहकर विजया जंगल की ओर चली। चूंकि विजया पहली बार ही जंगल में जा रही थी, उसे रास्ते का अंदाजा नहीं था और कदम कदम पर उसके पैर में कांटे चुभ रहे थे। उस चुभन को यूं ही बर्दाश्त करती हुई वो चलती रही, पर अचानक किसी चीज की ठोकर लगने से वो गिर गई। वो जैसे ही नीचे गिरी, खुद को संभालकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और मन ही मन कह रही थी, भगवान, अब क्यों हमें इतने दुख दे रहे हो? मैं एक दिन भी काम नहीं कर पा रही हूँ। न जाने मेरी माँ इतने दिनों से कितने कष्ट झेल रही है। सोच रही हूँ तो मेरा दिल पसीज रहा है। आपने जब इतने दुख दिए ही है तो उनका सामना करने की शक्ति भी दो। विजया ये सब कह रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो एक जादुई पेड़ के नीचे बैठी है। उस जादुई पेड़ ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। बेटा, तुम्हें देखकर मालूम पड़ता है तुम बहुत दुखी हो। तब विजया ने कहा, कौन 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 है जो मुझसे बात कर रहा है? आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। ऐसे उसने घबराते हुए कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। असल में मैं एक साधु थी, पर एक मुनि की श्राप की वजह से पेड़ में बदल गई। तुम जैसे जरूरतमंद लोगों की सहायता कर तृप्त हो रही हूँ। ऐसा कहकर कुछ फल उसे दिए। बेटा विजया,
कल तुम अपनी माँ को अपने साथ ले आना, तुम्हें जो चाहिए हो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। आज के दिन ये फल खाकर अपना पेट भर लेना। विजया बड़ी ही उत्साह से अपनी माँ के पास गई और वहाँ पे जो हुआ वो सारी बात उसे बता दी। अगले दिन विजया अपने माँ को लिए उस पेड़ के पास गई। पेड़ ने उन्हें देखा और पैसे और सोना दिया और कहा, मैंने एक लालच का काम किया जिस वजह से मैं आज ऐसी हो गई हूँ। तुम भी इन पैसे और गहनों की वजह से अहंकारी ना बनकर जरूरतमंद लोगों की सहायता करते रहना। उन दोनों ने पेड़ के सामने हाथ जोड़े। सुगुना जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगी। अपनी बेटी विजया को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हुए अब वो खुशी से रह रही थी।